11 सेमेस्टर 1 टैक्सेशन का आज हम लोग का जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इससे पहले हम आप लोगों को पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं। एक क्लास हम ऑलरेडी आप लोग को इस टैक्सेशन का करवा चुके हैं। जो जो नहीं देखे हो वो क्लास को वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम सिलेबस भी डिस्कस किए हैं और आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ाए भी थे। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनिशंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो इनकम जैसे कि अकाउंटिंग में हम लोग करवाए थे ना, अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवाए ना भाई, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसी तरह टैक्सेशन में भी बेसिक टर्म्स इन टैक्सेशन है। ठीक है, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। ये बताइए सर, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? पिछला साल। एकदम इजी सर, क्या समझना। देखो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हम आप लोगों को एक साथ समझाने का कोशिश करते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर तुम लोग गलत नहीं बोले, सही बोले हो सर। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, प्रीवियस ईयर शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PY। फिर आता है असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AY। अब क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है असेसमेंट ईयर? देखो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिस ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे, और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर जिस साल इनकम अर्न हुआ था। तो वो साल जिस साल इनकम अर्न किया जाता है, इनकम किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और उस इनकम के ऊपर जो साल टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। मान लो 2020-21, अच्छा एक और यहां पे ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है? FY। क्या होता है बोलो तो? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये क्या हो गया मेरा? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। एक तो होता है सर कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बोलोगे ना, तब से लिखते जा रहे हैं यहां पे। फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, एक होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो हो गया मेरा क्या? कैलेंडर ईयर। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटेंसी का नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और आखिरी दिन रहता है 31 मार्च। ये देखो हम लोग का, मुसलमान लोग का अभी मुहर्रम चल रहा है तो न्यू ईयर, 1 मुहर्रम को हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट हुआ। बंगाली लोग का रहता है बंगाली न्यू ईयर, है ना। और फिर ऐसे हम लोग इन जनरल सर 1 जनवरी ये न्यू ईयर है। तो उसी तरह हम लोग का कॉमर्स वाला लोग का भी न्यू ईयर होता है। हम लोग का कॉमर्स वाला लोग का न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल। हम लोग का जो कैलेंडर है फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो मान लो एक ईयर है 2020-21, फिर है 2021-22, फिर है 2022-23, फिर है 2023-24, फिर है 2024-25, फिर है 2025। अलग अलग ईयर है, अलग अलग क्या है? ईयर। अब आप 2020-21 में जो पैसा कमाए हो उसके ऊपर टैक्स आपको कौन सा ईयर में देना है? 2021-22। तो 2021-22 जो है ये है असेसमेंट ईयर, और 2020-21 हो गया प्रीवियस ईयर। समझ में आया? अब आप जो पैसा 2021-22 में कमाए हो उसका टैक्स कौन सा ईयर में दोगे? 2022-23।
तो अगर 2022-23 हो गया असेसमेंट ईयर, 2021-22 हो गया उसका प्रीवियस ईयर। अब जो पैसा आप 2022-23 में कमाए हो उसका टैक्स कब कैलकुलेट होगा? 2023-24। तो 23-24 हो गया असेसमेंट ईयर और इसका प्रीवियस ईयर हो गया 2022-23। अब जो पैसा आप 2023-24 में कमाए हो उसका टैक्स कब दोगे? 2024-25 में। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर और इसका प्रीवियस ईयर हो गया 2023-24। जो पैसा आप 2024-25 में कमाए हो उसका टैक्स दोगे 2025-26 में। तो 25-26 हो गया असेसमेंट ईयर जिसका प्रीवियस ईयर हो गया 2024। अब समझ में आ रहा है? मतलब कि ये कोई एक फिक्स साल नहीं है। हाँ सर मेरा डेट ऑफ बर्थ की तरह 2009, नहीं भाई, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं कि फिक्स रहेगा, ये चेंज होता है एवरी ईयर। जैसे अभी करेंटली जब हम पढ़ा रहे हैं तो कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? 26-27। कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? आज है 24 जून 2026, मतलब ये है 2026-27 वाला असेसमेंट ईयर। और इसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा सर? 2025-26 इसका प्रीवियस ईयर। मतलब हम जो पैसा 2025-26 में कमाए हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का, उसका टैक्स हमको इस साल भरने पड़ेगा। तो ये जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 2026-27, जिसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर है 2025-26। ये इसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर हो गया। ये सब जितना है ये सब प्रीवियस ईयर हो गया। ये सब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा बात? तो वो एक असेसमेंट ईयर है तो इससे पहले वाला जितना ईयर है वो सब क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ये इसका इमीडिएट प्रीवियस ईयर। अब क्लियर हो रहा है पॉइंट? देखो इसको पढ़ के समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आपको कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा। इसको इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में, सर जिस साल पैसा कमा रहे हैं और इस कमाए हुआ पैसा का जो साल टैक्स देंगे, तो जो साल टैक्स देंगे वो हो जाएगा उसका असेसमेंट ईयर, और जब कमाए हैं वो है उसका प्रीवियस ईयर। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? अब देखो यहां डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर और इनकम ईयर। ये सब तो याद रखना है, ठीक है? जनरली इनकम इज अर्न्ड इन अ ईयर बट टैक्सेबल इन द फॉलोइंग ईयर। जो साल कमाते हैं उसका दूसरा साल टैक्सेबल होता है। फॉलोइंग ईयर मतलब कमिंग ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। वो ईयर जिस साल आप पैसा कमाए उसको क्या बोलेंगे? जिस साल पैसा कमाए उस साल क्या बोलेंगे? और जो साल टैक्स दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? जिस साल पैसा कमाए उस साल क्या बोलेंगे? और जिस साल उस कमाए हुआ पैसा के ऊपर टैक्स दे रहे हैं उसको बोलेंगे। समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months beginning from 1st day of April ending on 31st March of the next year immediately preceding the assessment year। मतलब असेसमेंट ईयर का जस्ट पहले। सो प्रीवियस अगर असेसमेंट ईयर 2025-26 है तो उसका प्रीवियस ईयर है 2024-25, और अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 है तो उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2000। बोलो, अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 है तो इसका प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है? यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कोई डाउट? ये बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ये चीज। अच्छा, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जनरली 12 महीना का रहता है, 1 साल का रहता है, और सबको हम लोग को ये 1 साल यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई 2024 का, ठीक है? अब उसका 25-26 असेसमेंट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 24-25 ही होगा। समझ में आ रहा बात? प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर विच कम्स बिफोर द असेसमेंट ईयर। अब इसमें देखो, मिस्टर सुधीर बिजनेस स्टार्ट किया 2024 में,
ठीक है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर होगा 2024-25, ठीक है ना। भले से तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग तो बोले थे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यहाँ पे वो मई से ही स्टार्ट किए, कोई बात नहीं, लेकिन है तो 24-25 ना, तो 24-25 ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा। क्या सर प्रीवियस ईयर चेंज हो सकता है? अब देखो, बिफोर द असेसमेंट ईयर 1989 और 88 से पहले एसएससी अलग अलग डिफरेंट प्रीवियस ईयर यूज करता था अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए। मोर ओवर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी चेंज भी कर सकता था अपना प्रीवियस ईयर, बट 1888-89 के ऑनवर्ड से बोला गया नहीं, प्रीवियस ईयर यूनिफॉर्म रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहेगा, और इस दौरान आप जो भी सोर्स से इनकम कमाए हो सबको आपको एक बार में शो कर देना है। क्लियर हुआ? क्या एसएससी क्या है? एसएससी का मतलब होता है वो पर्सन जो टैक्स पेने के लिए लाइबल है। एनी पर्सन जो आईटीआर रिटर्न फाइल करता है या टैक्स पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं एसएससी। ठीक, आगे भी आएगा ये सब डिटेल में। तो प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है? नहीं सर। क्या 12 महीने से कम का हो सकता है? यस सर। इस केस में देखो, वो बिजनेस कब से स्टार्ट किया था? 1 मई से, तो अप्रैल से तो नहीं किया, 11 महीना का हो गया ना ये वाला प्रीवियस ईयर। हाँ, जो साल वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्टर प्रीवियस ईयर हो सकता है, लॉन्गर प्रीवियस ईयर, सर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल का जाएगा 1 मई से, तो 11 महीना का प्रीवियस ईयर हो गया ये वाला मेरा, नेक्स्ट ईयर से 12 महीना होगा। या फिर हम बिजनेस को बंद कर दे रहे हैं दिसंबर में, तो 9 ही महीना इस साल चलाए ना, 3 महीने तक तो कुछ कर ही रहे थे नहीं, तो प्रीवियस ईयर शॉर्ट हो गया ना। तो प्रीवियस ईयर शॉर्ट भी हो सकता है कब? अगर आप बिजनेस लेट से स्टार्ट करें या बिजनेस पूरा साल पूरा महीना कमाए किए बिना बंद कर दे रहे, लेकिन वो कभी भी लॉन्गर, एक एक्सेप्शन है, एक बार प्रीवियस ईयर लॉन्ग हुआ था, कब वो हम लोग देखते हैं 1888-89 से प्रीवियस ईयर एक बार लॉन्ग हुआ था जिस साल से इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 सर्कमस्टेंसेज में प्रीवियस ईयर शॉर्टर हो सकता है, एक अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है और अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको बंद कर दिया है, तो इस केस में ये होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जनरली हम लोग क्या बोले सर? जनरली हम ये बात बोले आपको, सर जो साल पैसा कमाते हैं उस साल टैक्स देते हैं क्या? जो साल पैसा कमाते हैं उस साल टैक्स देते हैं? कब देते हैं? उसके अगले साल। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन है कि जिस साल कमाएंगे उसी साल दे देंगे। When income of the previous year is assessed during the same period, पहला है अगर कोई एनआरआई है और शिपिंग बिजनेस से पैसा कमा रहा है तो जिस साल कमाए उसी साल पैसा देगा। क्यों भाई? तुम तो ठहरे परदेसी, सुबह की गाड़ी से तुम सुबह सुबह निकल जाओगे, तुमको कहां पकड़ने जाएंगे हम? तो भाई अभी कमाए अभी दे के जाओ। इनकम टैक्स बोलता है जो एनआरआई है, शिपिंग बिजनेस से जो पैसा कमा रहा है, वो जिस साल पैसा कमा रहा है उसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 172। दूसरा बोला है इनकम अर्न्ड बाय ए पर्सन जो इंडिया को छोड़ रहा है करंट प्रीवियस ईयर में और वापस आने का उसका कोई भी इरादा नहीं है, तो इस केस में भी जिस साल कमा रहा है उसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स को वो गाना याद आ जाता है, तुम लोग सुने होगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह की पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अब जब तुम घर लौट जाओगे तो तुमसे कैसे टैक्स लेगा इनकम टैक्स वाला? इसीलिए इनकम टैक्स वाला बोला नहीं भाई तुम लोग परदेसी हो, तुम लोग अगर चले गए आओगे कि नहीं आओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एनआरआई हो या ऐसे पर्सन हो जो इंडिया छोड़कर जा रहे हो और तुम्हारा इरादा नहीं है वापस आने का, तो जिस साल पैसा कमाए हो उसी साल टैक्स भरो और चले जाओ, क्योंकि फिर अब तुमको बाद में कहां ढूंढने जाएंगे। समझ में आया? If an association of person or body of individual is formed, एक पर्टिकुलर काम के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म कर रहा है एक बिजनेस को, जैसे कि बोले चलो 4 आदमी मिलकर प्रमोटिंग करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग जिस साल बनना कंप्लीट हुआ और तुम लोग का पार्टनरशिप रहेगा नहीं, उसी साल कंप्लीट हो गया, उसी साल ये काम पूरा हो गया, उसी साल टैक्स देके डिसॉल्व कर दो, क्योंकि उसके बाद तो तुम लोग का ग्रुप टूट जाएगा, तुम लोग यहाँ वहां बिखर जाओगे, दोस्ती टूट जाएगा तुम लोग का। जब तुम लोग आपस में ही नहीं मिलोगे तो इनकम टैक्स कैसे करके टैक्स कलेक्ट करेगा? समझ में आया?
तो इफ एंटिसिपेटेड दैट वो एसोसिएशन जो है बहुत जल्द बंद होने वाला है, तो करंट असेसमेंट ईयर में ही टैक्स देके मामला को कर लो रफा दफा। इनकम टैक्स वो एसएससी का जो अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स से बचने के लिए। मेरा पास प्रॉपर्टी है, टैक्स देना होगा, इसको अपना बेटा का नाम नहीं कर दे रहे, वो माइनर है, या एक जनरली एक घर के ऊपर आपको छूट मिलता है, 2 घर रहने से आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो बोल नहीं एक तो मेरा एक मेरा बेटा का, हम लोग दोनों का एक एक है, तो इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स से तुम चोरी कर रहे हो तो तुमको जो साल के इनकम है उसी साल टैक्स देना पड़ेगा फिर। और इनकम तुम ऐसा बिजनेस से अर्न कर रहे हो जिसको आप डिसकंटिन्यूड कर दिए, तुम वो बिजनेस कर रहे हो जो अब बंद कर दिए हो, तो जो साल बंद किए हो उसी साल टैक्स दो और मामला क्लियर करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो बिजनेस ही नहीं है, तो असेसमेंट ईयर आएगा कहां से? क्लियर हुआ? तो ये सब एक्सेप्शंस है। तो देखो जनरली क्या होता है, जिस साल में आप पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर जिस साल टैक्स देते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो कमाए पहले, टैक्स दिए बाद में, तो जो साल कमाए प्रीवियस ईयर, जिस साल में टैक्स दे रहे हैं वो हो गया असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसा है सर जहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है, इनकम टैक्स का रूल बोल रहा है कि नहीं बाबू, जिस साल पैसा कमा रहे हो उसी साल टैक्स दो, असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करना है। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है? नंबर 1, अगर कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो शिपिंग बिजनेस से पैसा कमा रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया छोड़कर जा रहा है और दोबारा उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो इनकम टैक्स बोल रहा है कि भाई तुम लोग जाने से पहले टैक्स दे कर जाओ, क्योंकि तुम लोग परदेसी आदमी हो, देश छोड़कर जा रहे हो, दोबारा आओगे नहीं आओगे इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। तुम प्रीवियस ईयर का इनकम पे प्रीवियस ईयर के ऊपर ही टैक्स देकर निकल लो। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? कुछ पूछना है? अब आते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीना का पीरियड, अप्रैल से मार्च तक का, जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है। प्रीवियस ईयर के बाद आने वाला साल कौन सा है? असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल कौन सा है? प्रीवियस ईयर। समझ में आया? करंट प्रीवियस ईयर का इनकम जनरली हम लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। अब आते हैं, ये पूछी थी सर एसएससी का मतलब, ये सब सेक्शंस याद रखोगे बाबू, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर वाला जो सेक्शन था सेक्शन 3 एमसीक्यूज में आ सकता है, फिर एसएससी का सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। अच्छा देखो, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब है? ये तो लिख दिया सर सेक्शन 2, ब्रैकेट में जो इसको बोलते हैं सब सेक्शन, इसको रीड कैसे करेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, और बहुत सा टाइम इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट रहेगा दिया हुआ ए, तो इसको बोलेंगे क्लॉज ए। इसको रीड कैसे करेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्लॉज ए। चलिए इसको पढ़ के दिखाओ तो क्या लिखा हुआ है। क्या होगा? सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 9 सब सेक्शन, और ये क्लॉज 1, सेक्शन 5 सब सेक्शन 9 क्लॉज 1। ये ऐसे करके रीड किया जाता है, इसलिए बता दिया, कल कहीं रीड किया, रीड करने नहीं आ रहा, बेइज्जती मेरा हो गया। कहां पढ़ते हो निशात सर? जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, ये लिखा हुआ रहता है एसेट्रा, इसको पढ़ेगा ईटीसी, I.E लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब होता है दैट इज, वो पढ़ेगा IE। अब इसमें इंग्लिश टीचर का बेइज्जती, उसी तरह तुम लोग अगर इसको नहीं पढ़ पाओगे तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा ना। जहाँ कहाँ पढ़ते हैं सर, समझाई भी नहीं सब बेसिक चीज, तुम लोग पढ़ लोगे सेक्शन 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट ए, हो गया मेरा बेइज्जती वहीं पर। वैसे नहीं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्लॉज ए। क्लियर हुआ? इस तरह से पढ़ना है भाई, भूलना नहीं है, बेइज्जती नहीं करवा देना है मेरा। चलो अब आते हैं एसएससी। सर एसएससी का क्या मतलब है? एसएससी का मतलब होता है एनी पर्सन
बाय हुम, कोई भी टैक्स या सम ऑफ मनी, चाहे वो पेनल्टी हो, फाइन हो, इंटरेस्ट हो, जिसको पे करना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो एसएससी मतलब कोई भी पर्सन जो कि टैक्स पे करेगा। क्लियर हुआ? एसएससी मीन्स एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, पेनल्टी और फाइन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ये वाला लाइन याद रखो। Any SSC is a person who is liable to pay tax, interest, penalty, etc. ठीक है? अब एसएससी कोई गार्जियन ऑफ अ पर्सन हो सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, अब बच्चा पैसा कमा रहा है तो उसके बदले में उसका गार्जियन पे करेगा। ऐसे समझ में आ रहा है बात? एक बच्चा माइनर का जो इनकम है उसके फादर के इनकम के साथ या मदर के इनकम के साथ क्लब हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, अब ये बच्चा के नाम में 4 तो दुकान है, 4 दुकान है वो बच्चा के नाम में, और वहां से रेंट मिल रहा है। अब वो बच्चा तो भी माइनर है तो वो तो अपना आईटीआर फाइल नहीं करेगा, उसके फादर जो है उसके बिहाफ में टैक्स पे करेगा। तो फादर यहां पे एसएससी हो गया। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो वो बच्चा जैसे कि यशस्वी जायसवाल, सॉरी सूर्यवंशी, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी अंडर 18 है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो आईपीएल से। तो क्या वैभव सूर्यवंशी का इनकम भी उसके फादर के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा? क्योंकि वो तो माइनर है, रूल के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकम टैक्स में बोला गया है कि अगर कोई बच्चा कोई स्किल या आर्ट के थ्रू पैसा कमा रहा है तो वो अपना आईटीआर खुद से भरेगा। तो वैभव सूर्यवंशी अपना आईटीआर अपने नाम से फाइल करके टैक्स देगा। उसका इनकम उसके पापा के साथ क्लब नहीं होगा क्योंकि वो अपने स्किल से पैसा कमा रहा है ना। उसी तरह कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, बच्चा होता है ना गाना वाना गाता है, कोई सिंगर है या चाइल्ड एक्टर है, कोई पिक्चर में काम कर रहा है तो पैसा कमाया, वो अपने स्किल से पैसा कमा रहा है तो वो अपना आईटीआर खुद से फाइल करेगा सेपरेटली। यहां पे उसका इनकम उसके फादर के साथ क्लब नहीं होगा। लेकिन इन जनरल अगर अपना स्किल से नहीं कमा रहा, अपने आर्ट से नहीं कमा रहा है, तब उसका जो इनकम है वो फादर के साथ क्लब हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई एजेंट हो सकता है एनआरआई का, कोई पर्सन हो सकता है जो किसी के तौर पे ट्रस्टी का एक्ट कर रहा है, और कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो लोग को हम लोग बोलेंगे एसएससी। अब देखो इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब हम लोग सोचते हैं सर पर्सन का मतलब होता है इंसान, है ना। लेकिन इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब कोई इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, हम लोग की तरह, मर्द और औरत, ठीक है। नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन, मेल फीमेल, ठीक है। लूनेटिक मतलब होता है पागल, इडियट मतलब तो तुम लोगों को पता ही है। या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, उसको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी एक पर्सन में आ जाएगा। कंपनी को भी पर्सन ट्रीट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी जैसे कि KMC, या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कि वेस्ट बंगाल काउंसिल, माध्यमिक काउंसिल, CBSE, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सब एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ये सब पर्सन का डेफिनेशन में आता है बाबू, याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब पर्सन के डेफिनेशन में आता है, ये सब याद रखना बहुत। कौन कौन सा पर्सन के डेफिनेशन में आएगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। अब आते हैं हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम। सुन के लग रहा है दोनों सेम है सर, सोर्स ऑफ इनकम बोलिए, हेड्स ऑफ इनकम बोलिए। नहीं बाबू, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है आप कौन सा जगह से, क्या आपका जरिया है पैसा कमाने का। सोर्स मतलब सर आपका, अब मान लो कोई लड़का रिश्ता लेके गया तो लड़के वाले पूछेगा ना, भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो बोलोगे हम अपना पापा का टुकड़ा में पलते हैं, आपका बेटी को भी ऐसे ही पालेंगे। हो सकता है अभी अगर बोलोगे तो यही ना होगा भाई। अभी अगर कोई जाके बोलोगे कोई किसी का बेटी को
मतलब किसी का बाप को कि आपका बेटी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं बाबू, हाँ हम पापा से टिफिन का पैसा लेके स्कूल के लिए निकलते हैं, आपका बेटी को भी दिला देंगे टिफिन का पैसा। तो ये है तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है? सब चक्कर में भी मत पड़ना, अरे पॉकेट मोटा करो। चलो इधर, जनरली सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब होता है कि पैसा का सोर्स क्या है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है। Whereas, thus the origin where from the income of an SSC is generated is known as source of income. इनकम टैक्स एक्ट कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं करता है कि कितना सोर्स है। आपका बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, यहां से कमा रहे, वहां से कमा रहे, यहां से कमा रहे। एसएससी एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम से भी कमा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेड्स ऑफ इनकम। इसमें इनकम टैक्स लिमिट दिया है, सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है आप जितना भी सोर्स से कमा रहे हो, अलग अलग जरिया से कमा रहे हो, वो सब 5 हेड्स में आके मिल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप जितना भी जरिया से पैसा कमा रहे हो वो सब 5 हेड्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। सोर्स मतलब कहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है ना। हेड्स का मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन। तो कितना हेड्स है इनकम टैक्स एक्ट में? 5। कितना सोर्स है? डिफाइन नहीं है, सोर्स डिफाइन नहीं है। हेड्स कितना है? 5। कौन कौन से हेड है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो कहीं पे काम करके, जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां से हमको सैलरी मिल रहा है, ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आ जाएगा। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब भाड़ा, बहुत प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर, बहुत सारा दुकान और जगह जो है रेंट पे दे के रखी है, अब रेंट से पैसा आ रहा है, ये कौन सा हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत कुछ सोचता है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब घर बेच के जो कमाते हैं, नहीं बाबू, घर बेच के नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेंटल इनकम, रेंट वाला जो इनकम। फिर आता है तीसरा हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अपना धंधा करके जो, अभी हम कोचिंग सेंटर से जो पैसा कमा रहे, कौन सा हेड में जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन है। फिर आता है कैपिटल गेन, यहां पे आप कैपिटल एसेट बेच कर जो कमाते हैं। कैपिटल एसेट बेचकर कमाने का मतलब बिल्डिंग बेच दिए, घर बेच दिए, सोना बेच दिए, शेयर्स बेच दिए, ये सब जो नॉन करेंट एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स। क्लास 12 में एक चैप्टर, ये सब जितना भी हेड्स ऑफ इनकम है ना, सब के ऊपर एक एक चैप्टर है 11 से लेकर 12 तक का पूरा। तो ये सब बेचकर जो मुनाफा कमा रहे हैं ये हो जाएगा कैपिटल गेन। और लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम जो चारों में कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा है, वो किस में चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर रास्ता से जा रहे थे, सब मोहल्ला वाले लोग ताश खेल रहे थे, हम भी बैठ गए ताश खेलने, और ताश में पैसा जीत भी गए। कोई गलत काम नहीं किए, तुम जीते हो तो उसके ऊपर टैक्स दो। समझ में आया? सर सट्टा लगाए, ड्रीम 11 में टीम बनाए, बहुत पैसा जीत गए, क्या करे? कोई बात नहीं, जहन्नम में जाके जलोगे वो बात अलग है, अभी पहले टैक्स दे। समझ में आ रहा है? तो वो इनकम जो कोई भी सोर्स में, कोई भी हेड्स में नहीं आता है, वो कहां आ जाएगा? अदर सोर्सेस में। समझ में आ गया? हेड्स ऑफ इनकम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहां तक आज हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। भाई टिक कर लीजिएगा आप लोग, एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सैलरी में क्या जाएगा? सैलरीज वाला जो पैसा है, कहीं काम करके, जॉब करके जो कमा रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, याद रखना, घर बेच के नहीं कि पापा घर बेच दिए इतना पैसा आ गया, नहीं भाई, रेंटल इनकम भाड़ा से जो आ रहा है। प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस का जो पैसा है। कैपिटल गेन में आता है एसेट बेचकर जो आप कमाते हैं, और जो कहीं पे भी नहीं आ रहा है वो कहां आएगा? अदर सोर्स। तो कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5। कितना सोर्स ऑफ इनकम है? अनडिफाइंड। इनकम टैक्स डिफाइंड, इसको एकदम क्लियर रखो दिमाग में। सोर्स ऑफ इनकम डिफाइंड, हेड्स ऑफ इनकम कितना है? 5। नाम याद रखना है। कोई दिक्कत? क्लास समझ में आया? कोई डाउट रह गया होगा दिल में, अगर कुछ बात है तो बोल लो। दिल में अपना बात लेके घर मत जाओ, शेयर करो सबके साथ, मतलब सबके साथ मत करो, मेरा साथ कर लो। प्रीवियस ईयर समझ में आया सबको?
असेसमेंट ईयर समझ में आया? प्रीवियस ईयर के इनकम कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में। क्या सर ऐसा कभी हो सकता है कि जिस साल कमाए हो प्रीवियस ईयर में उसी साल इनकम दे रहे हैं? हाँ सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर जो काम करने वाला जो मतलब जो इनकम अर्न किया वो है परदेसी, जिसको अपना देश से मोहब्बत नहीं है, जो जाके दूसरा जगह बसने मांग रहे हैं। ठीक है, एसएससी का मतलब वो इंसान जो लायबल है क्या पे करने के लिए? टैक्स, फाइन, पेनल्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी तो टैक्स देता है ना भाई, कंपनी भी टैक्स देता है, पार्टनरशिप फर्म भी देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पर्सन वाला भी। सोर्स ऑफ इनकम टोटल कितना है? अनडिफाइंड है ना, और हेड्स ऑफ इनकम, बस यहां तक की इतना याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। कोई भी अगर डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर किया जाएगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा तुम लोग से एक टेस्ट ले लेते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, भाड़ा कमाए कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉटरी से पैसा जीते हैं कहां जाएगा? अदर सोर्स में। पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट मिला है कहां जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट का शेयर मिला है कहां जाएगा? अदर सोर्स। समझ में आ रहा है? देखो ये सब 2016 में क्वेश्चन आया था। चलो और आगे बताओ तो, घोड़ा का रेस में पैसा लगाए, देखियो ना, घोड़ा का रेस देखे हो टीवी में, रियल में तो नहीं देखे होगे, तो सट्टा लगाते हैं सब, उससे अगर मान लो तुम सट्टा लगाए और जीत गए, क्या होगा? अदर सोर्स। हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिए तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसको डिटेल में, कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। ध्यान से समझना है, बोरिंग नहीं लगेगा मेरा क्लास में इंशाल्लाह। क्या जिस दिन हमको खुद पढ़ाने का दिल नहीं रहता हम पढ़ाते नहीं, लेकिन हम बोर होके नहीं पढ़ाते। इसीलिए जब हमको, अब ये मत सोचो कि सर तो हफ्ता में 3 दिन तुम लोग आते नहीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट को हम बोल दिया बाबू पढ़ने तभी बैठना जब दिल करे, एकदम तब अच्छा पढ़ाए वो। बोला सर मेरा तो महीनों महीनों दिल नहीं करता, तो हम क्या करें, तो नहीं बैठे। तो ऐसा नहीं, किसका? अच्छा, कॉस्ट टैक्स नहीं है।